जय हिंद साथियों, वंदे मातरम। नेक्स्ट टॉपिक पे बढ़ते हैं अपन। एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं जिसका नाम है ताप एवं उष्मा, टेम्परेचर एंड हीट। आप सबको पता है, चैप्टर का नाम सुनते ही कि ये चैप्टर भी किससे रिलेटेड है? फिजिक्स से रिलेटेड है, भौतिक विज्ञान से रिलेटेड है। तो मैं यूं कहूंगा ताप एवं उष्मा वाला जो चैप्टर है, कोई इसमें सूत्र नहीं होंगे, कोई इसमें फॉर्मूलाज नहीं होंगे, समीकरण नहीं होंगे, या आपको मैथमेटिक्स नहीं लगानी है। यानी कि टॉपिक तो फिजिक्स का है, पर मैं यूं कहूंगा कि थ्योरेटिकल पोर्शन है, और यूं कहूंगा थ्योरी याद रखनी है आपको। वर्क, पावर, एनर्जी आपने पढ़ा था, कार्य, ऊर्जा, शक्ति आपने पढ़ा था। वहां आपको याद रखना पड़ रहा था कि W बराबर F इंटू एस होता है, लेकिन यहाँ आपको W बराबर F इंटू एस जैसी कोई चीजें याद नहीं रखनी है। यानी कि इस चैप्टर में आपको थ्योरी याद रखनी है, या यूं कहूंगा कि जो नियम है, या यूं कहूंगा कि जो सिद्धांत है, जो विधियां हैं, उनके बारे में नाम और उनके सिद्धांत के बारे में पता होना चाहिए। तो अपन स्टार्ट करते हैं टॉपिक जिसका नाम है ताप एवं उष्मा। तो आप सबको पता है कि उष्मा का मतलब क्या है? उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। आपने सबसे पहले एक लाइन में लिखा हुआ है कि उष्मा एक प्रकार की ऊर्जा है। साथ में नोट करते चले भैया। मैंने कहा अपना चैप्टर है ताप एवं उष्मा, टेम्परेचर एंड हीट। तो उसमें सबसे पहली बात है कि जो हीट जो होती है, उष्मा जो होती है, इसके लिए बोला जाता है कि ये एक प्रकार की ऊर्जा है। दिस इज एन टाइप ऑफ एनर्जी, ये एक प्रकार की ऊर्जा है। फिर कहा जाता है ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक, जो मैं आपको पहले भी बता चुका हूं जब अपन ने वर्क, पावर, एनर्जी पढ़ा था, जब अपन ने कार्य, ऊर्जा, शक्ति पढ़ा था, तो मैंने कहा ऊर्जा का ऐसा ही मात्रक होता है आपका जूल। ऊर्जा का मात्रक क्या बताया था भैया? जूल। तो याद रख लेना, अगर आपको मात्रक का सवाल पूछे तो सीधा सीधा बता देना जूल होगा। नेक्स्ट अपन बात करते हैं उष्मा संचरण की विधियां। सबसे पहली बात तो आपको पता चल गया कि उष्मा जो है वो एक प्रकार की ऊर्जा है। अब जब ये ऊर्जा है तो आपको एक बात पता होना चाहिए कि इसका संचरण होता है। अरे आपको पता है ना कि ऊर्जा को न तो बनाया जा सकता है, न ही नष्ट किया जा सकता है। अरे ऊर्जा संरक्षण का जो नियम होता है, एनर्जी कंजर्वेशन का जो नियम होता है, उसमें कहा जाता है कि ऊर्जा का न तो निर्माण होता है, न ही कभी ऊर्जा नष्ट होती है। ऊर्जा तो एक रूप से दूसरे रूप में रूपांतरित होती है। मैं बता दूं भैया, ये नियम आपने सबने 9th क्लास या 10th क्लास में पढ़ा होगा कि ऊर्जा का संरक्षण होता है, ऊर्जा का हमेशा संरक्षण होता है। यानी ऊर्जा ना तो बनाई जाती है, ना ही नष्ट किया जाती है। एनर्जी कांट बी फॉर्म्ड एंड नॉर बी डिस्ट्रॉय। आप ना तो इसको बना सकते हैं, ना ही इसको नष्ट कर सकते हैं। तो मैं यूं कहूंगा कि ऊर्जा को एक रूप से दूसरे रूप में स्थानांतरित किया जा सकता है, ट्रांसफॉर्म किया जा सकता है, भेजा जा सकता है। इसलिए कहा जाता है उष्मा संचरण की कुछ विधियां होती है। संचरण मतलब उसके बहने की, उसके प्रवाह की, फ्लो होने की क्या होती है, कुछ मेथड्स होती है, कुछ विधियां होती है। तो सबसे पहली आती है चालन विधि। सबसे पहली विधि जो आती है उसका नाम है चालन विधि। अरे जो आपकी सबसे पहली अभी मैंने यूं कहूंगा कि आपको मैंने विधियों के लिए बताया, तो सबसे पहली बात तो विधि की जो मेन बात है वो क्या है, इसका अपवाद है। तो अपवाद क्या है और ये किसके लिए प्रयुक्त होती है, ये याद आपको होना चाहिए। तो सबसे पहली बात चालन विधि। मैंने कहा ठोसों में, अरे सबसे पहली बात एक शब्द लिख दिया, ठोसों में, सॉलिड्स की बात कर रहा हूं। यानी कि भैया अगर आपको बात करनी है ठोस की, तब कौन सी विधि काम आएगी? चालन विधि। वन मोर टाइम, ठोसों में अगर संचरण होगा हीट का, तो कौन सी काम आएगी? आपकी चालन विधि। तो ऐसा कहा जाता है ठोसों में उष्मा का संचरण चालन विधि द्वारा होता है। पहला पॉइंट है, याद रख लेना सीधा सीधा। दूसरी बात, अपवाद बोल रहा है। अरे अपवाद बोल रहा है मतलब क्या हो सकता है? ठोस के अलावा में भी किसी में हो रहा है। मैंने कहा ठोसों में उष्मा का संचरण चालन विधि से होता है, बिल्कुल सही बात है, याद रखनी है, हाथ से रख लेंगे। लेकिन अपवाद लिखा है, अपवाद क्या? मरकरी, पारा या Hg, सेम ही बात है भैया। Hg कहूं, पारा कहूं, चाहे मरकरी कहूं, एक ही बात है। तो द्रव्य होते हुए भी उष्मा का प्रवाह चालन विधि द्वारा होता है। अरे जो Hg होती है थर्मामीटर में भरी जाती है, बैरोमीटर में भरी जाती है। पारा जो होता है, कहते हैं कि ये एक द्रव्य होते हुए भी, लिक्विड होते हुए भी, इसमें जो हीट का जो मैं यूं कहूंगा फ्लो होगा, कंडक्शन होगा, वो किससे होगा? चालन विधि से होगा। संचरण जो होगा किस विधि से होगा? चालन विधि से। ये भी याद रख लेना। नेक्स्ट बात आता है चालन विधि में कणों का स्थान अपरिवर्तित रहता है। यानी ये एक इंपॉर्टेंट बात है, कई बार थ्योरी का सवाल पूछा जाता है स्टेटमेंट में। मैं यूं कहूंगा अपन ने पढ़ा है उष्मा संचरण की विधियां, उसमें सबसे पहले पढ़ी है चालन विधि। मैंने कहा चालन विधि ठोसों के लिए प्रयुक्त होती है। यानी ठोसों में अगर उष्मा का संचरण होना है
चालन विधि से होगा। अपवाद मैंने कहा मरकरी एक द्रव्य होते हुए भी इसमें उष्मा का संचरण चालन विधि से होता है। नेक्स्ट जो इसकी इंपॉर्टेंट बात है, इस विधि की इंपॉर्टेंट बात है, वो है चालन विधि में कणों का स्थान अपरिवर्तित रहता है, यानी इसमें जो पोजीशन होगी पार्टिकल्स की वो अनचेंज रहती है भैया, वो परिवर्तित नहीं होती है। नेक्स्ट आती है अपने संवहन विधि। नेक्स्ट जो है उसका नाम है संवहन विधि। इंपॉर्टेंट बात क्या है, किसके लिए एप्लीकेबल होगी, तो बोलता है द्रव्य व गैसों के लिए संचरण की संवहन विधि काम आती है। अरे अगर द्रव्य और गैस का संवहन करना है, संचरण करना है, तो कौन सी विधि काम आएगी, संवहन विधि। संवहन में कणों का स्थान परिवर्तित होता है। इसने बोल दिया भाई साहब हमारे तो कणों का चेंज परिवर्तित होगा, इनका पोजीशन जो है वो तो चेंज होगा, यानी कि संवहन विधि किसके लिए लागू होगी जवानों, संवहन विधि किसके लिए लागू होगी, संवहन विधि द्रव्य व गैसों के लिए प्रयुक्त होगी। अरे अगर द्रव्य और गैसों में ऊष्मा का संचरण करना है, ऊष्मा को प्रवाह करना है, तो कौन सी विधि काम आएगी, संवहन विधि काम आएगी। नेक्स्ट इसकी इंपॉर्टेंट बात क्या थी, संवहन में कणों का स्थान परिवर्तित होता है, यहाँ पे पोजीशन चेंज होगी किसकी, पार्टिकल्स की। नेक्स्ट जो आती है उसका नाम है विकिरण विधि। सिंपल सी बात है, ये बोलता है ऊष्मा का संचरण एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक बिना किसी माध्यम के, अरे बिना माध्यम संपन्न होने वाली बिना माध्यम संपन्न होने वाली विधि का नाम क्या है, विकिरण विधि। बोलो बात क्लियर है क्या। अरे ऊष्मा संचरण की ऐसी विधि जिसमें कोई माध्यम की आवश्यकता नहीं हो, बोलो विकिरण विधि। मैं यूं कहूंगा द्रव्य व गैसों के लिए ऊष्मा संचरण की प्रयुक्त विधि, आप बोलोगे संवहन विधि। एक ऐसी संवहन की विधि, एक ऐसी संचरण की विधि जिसमें कणों का स्थान परिवर्तित नहीं होता, आप बोलोगे सर चालन विधि। मैं यूं बोलूंगा ठोसों में प्रयुक्त होने वाली ऊष्मा संचरण की विधि, आप बोलोगे सर चालन विधि। इसलिए ये आपको तीनों विधियां पॉइंट टू पॉइंट मेमोरी टिप्स बना लेनी है कि चालन विधि की क्या विशेष बातें हैं, संवहन विधि की क्या विशेष बातें हैं और विकिरण विधि की क्या विशेष बातें हैं। और आपको मैं पढ़ा रहा हूं ताप एवं ऊष्मा, तो अपन देखते हैं इसके अगले सेगमेंट की ओर कि ताप और ऊष्मा में और क्या क्या आता है या क्या पढ़ना है अपने को। नेक्स्ट आता है अपने की ऊष्मा संचरण की विधियां हैं, चालन विधि हो गई, संवहन विधि हो गई और विकिरण विधि हो गई, रेडिएशन मेथड हो गई। तो इन तीनों विधियों के अनुप्रयोग क्या है, इन तीनों विधियों के उपयोग क्या है, क्यों पढ़ रहे हैं अपन ये विधियां, ये चीजें भी अपने दिमाग में होनी चाहिए। तो सबसे पहली बात अपन पढ़ रहे हैं ऊष्मा संचरण की विधियों के अनुप्रयोग। तो सबसे पहली मैं यूं कहूंगा चालन विधि पढ़ी थी, तो चालन विधि से रिलेटेड बात करते हैं। मैंने कहा सर्दियों में लकड़ी की मेज की बजाय लोहे की मेज का अधिक ठंडा प्रतीत होना, चालन विधि। अरे मैंने कहा कि सर्दियों में जब आप लकड़ी की मेज पे बैठते हो, इसकी बजाय अगर आप लोहे की मेज पर बैठोगे तो वो आपको ज्यादा ठंडी प्रतीत होगी, वो चालन विधि की वजह से होता है, वो चालन विधि की वजह से होता है। क्योंकि ऊष्मा का प्रवाह आपको पता है धातुओं में होता है, और धातु में यूं कहूंगा लोहा जो है ठंडा यूं इसलिए होगा क्योंकि लोहा जो होता है वो होता है ठोस, और ठोसों में होता है चालन विधि से ऊष्मा का संचरण। बोलो बात समझ में आई क्या। नेक्स्ट मैं यूं बात कहूंगा वायुमंडल का गर्म होना। वायुमंडल जो अपना गर्म होता है सूर्य के प्रकाश से, स्थलीय व समुद्री पवन का चलना, एग्जॉस्ट फैन, रूम में हीटर को नीचे लगाना, ये सब के सब किस विधि से रिलेटेड है, संवहन विधि से। मैं आपको कुछ एग्जांपल्स बता रहा हूं भैया कि सर्दियों में लकड़ी की मेज की बजाय लोहे की मेज पर बैठोगे तो ज्यादा ठंडा प्रतीत होगा, चालन विधि का एग्जाम्पल है। वायुमंडल का गर्म होना, स्थलीय समुद्री पवन का चलना, एग्जॉस्ट फैन, रूम में हीटर का नीचे लगना संवहन विधि का एग्जाम्पल है। और बालू रेत का जल्दी गर्म होना और जल्दी ठंडा होना विकिरण विधि का एग्जाम्पल है। किस विधि का है, विकिरण विधि का। अरे जो बालू मिट्टी या बलुआ मिट्टी होती है इसके लिए बोला जाता है कि जल्दी गर्म होती है और जल्दी ठंडी हो जाती है, ये किस विधि से है, विकिरण विधि से रिलेटेड है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, अपने चैप्टर का नाम था ताप व ऊष्मा, तो ऊष्मा से रिलेटेड कुछ बातें करी अपन ने। अपने चैप्टर का नाम है टेम्परेचर एंड हीट, ताप व ऊष्मा। तो ऊष्मा से रिलेटेड बातें अपन ने कर ली, ऊष्मा का मात्रक क्या है, ऊष्मा संचरण की विधियां कौन सी है, विधियों के एग्जांपल्स क्या है, विधियों के अनुप्रयोग क्या है। अब अपन बात कर लेते हैं ताप की, क्योंकि चैप्टर में अपने ताप भी है। मैं यूं कहूंगा कि इनके आगे अपन बात करेंगे ऊष्मा गतिकी की, थर्मोडायनेमिक्स की भी बात करेंगे, लेकिन अभी अपन बात कर रहे हैं टेम्परेचर की। तो मैंने कहा ताप पैमाने होते हैं कुछ, अरे हर चीज को मापने के अलग अलग मेजरमेंट्स होते हैं, तरीके होते हैं, मेथड्स होती है, वैसे ही तापमान के भी पैमाने होते हैं। तो मैंने कहा सेल्सियस, केल्विन, फारेनहाइट, र्यूमर नाम का और होता है भैया। तो ये आपके कुछ एग्जांपल्स होते हैं किसके, पैमानों के, टेम्परेचर को मेजर करने के।
तो मैं यूं कहूंगा ताप पैमानों में संबंध, मैं रिलेशन बता रहा हूं भैया किसमें, टेम्परेचर के जितने भी मेजरमेंट्स हैं उनमें। तो ये आपको एक जो ब्रैकेट बना रखा है, स्क्वायर ब्रैकेट में मैं लिख देता हूं आपके, ये जो चीजें लिखी हुई है इसको आप सीधा सीधा याद रख ले, मेमोरी टिप्स बना ले। किस चीज को, C - 0 डिग्री सेल्सियस अपॉन 100 इज इक्वल टू F - 32 बटा 180 बराबर R - 0 बटा 80 बराबर K - 273 बटा 100। ये क्या है, ये ताप पैमानों में संबंध है। इस C का मतलब है सेल्सियस, F का मतलब है फ़ारेनहाइट, R का मतलब है र्यूमर, K का मतलब है केल्विन। अरे जब आपको किसी दो टेम्परेचर राशियों के बीच में, किन्हीं दो ताप की राशियों के बीच में संबंध ज्ञात करना हो तो यहां से वो दो संबंध उठा लेना। अभी एग्जाम्पल समझाऊंगा, लेकिन अभी आपको ये याद रख लेना है, कॉपी की छत पे लिख लें, स्टार लगा लें, ये इंपॉर्टेंट लिख लें, ये याद ही करना पड़ेगा। इसका कोई शॉर्टकट नहीं है कि इसको और अलग तरीके से अपन याद कर लेंगे। तो C - 0 बटा 100 बराबर F - 32 बटा 180 बराबर R - 0 बटा 80 बराबर K - 273 बटा 100। ये आपको सीधा सीधा याद रखना है। नेक्स्ट आता है डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में संबंध। तो डिग्री सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में जब आप अच्छा ये रहा डिग्री सेल्सियस, ये रहा फ़ारेनहाइट, अगर आप इनको बराबर करोगे ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, ये मल्टीप्लाई हो जाएंगे, तो आप इनको काट पीट के लिख सकते हो F बराबर 9 बटा 5 गुना डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अरे क्या लिख सकते हो, F बराबर 9 बटा 5 गुना डिग्री सेल्सियस प्लस 32। अब एक एग्जाम्पल से समझाता हूँ, देखना यहाँ लिखा हुआ है -40 डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में कितना होगा। अगर आपको दे दिया -40 डिग्री सेल्सियस, यानी कि आपको ये वैल्यू दे दी C वाली, और पूछ लिया F में ज्ञात करो, फ़ारेनहाइट में ज्ञात करो, तो रख दो मान, माइनस मैंने ले लिया बार, 9 बटा 5 इंटू 40 प्लस 32, 5 का भाग जाएगा 40 में 8 बार, 8 इंटू 9 आएगा 72, माइनस के 72 आएंगे और प्लस के 32 होंगे। मैं यहाँ लिख दे रहा हूँ भैया, आपके माइनस के 72 है, प्लस के 32 है, तो आपको भी पता है माइनस के 40 डिग्री फ़ारेनहाइट आएगा। यानी कि फ़ारेनहाइट और डिग्री सेल्सियस में जो चेंज होता है वो सेम ही होता है, अंतर जो होता है वो समान होता है। बोलो बात समझ में आई क्या? 40 डिग्री सेल्सियस फ़ारेनहाइट में भी -40 डिग्री फ़ारेनहाइट। बोलो बात क्लियर है क्या? ये तो थी आपका सिंपल सी बात, किससे रिलेटेड, ताप के पैमानों से रिलेटेड, ताप के पैमानों से रिलेटेड बात ही। नेक्स्ट अपन देखते हैं कुछ और इससे रिलेटेड चीजें, ताप और उष्मा से रिलेटेड। नेक्स्ट देखना, तापमान पैमानों से रिलेटेड कुछ अपन क्वेश्चन लेकर के आए हैं, कि कुछ प्रश्न बना करके लेके आए हैं कि अपने को कैसे समझना है, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में कैसे चेंज करना है, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करना है, डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में तो अपन ने कर लिया। यानी कि कुछ इंटरचेंजेस कि तापमान के पैमाने हैं तो डिग्री सेल्सियस को फ़ारेनहाइट में, फ़ारेनहाइट को केल्विन में, डिग्री सेल्सियस को केल्विन में, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में कैसे चेंज करते हैं। तो आपके सामने लिखा हुआ है डिग्री सेल्सियस को, ये बहुत अच्छा पॉइंट है भैया, सीधा याद रख लेना या कॉपी की छत पे लिख लेना। डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलने के लिए +273 करते हैं। मैं कह रहा हूं कि अगर आपको कोई भी वैल्यू डिग्री सेल्सियस में दी हुई है और उसको आपको केल्विन में चेंज करना है, तो भैया आप उसमें +273 कर दें, 273 कर दें, आपका आंसर आ जाएगा। पहली बात, अरे ये कुछ मैं यूं कहूंगा स्पेशल पॉइंट समझ लें, इनको स्पेशल पॉइंट्स समझ लें कि मैं बोलना क्या चाह रहा हूं। मैंने कहा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में अगर आपको बदलना है तो आप +273 कर लें, और इसी का उल्टा हो जाएगा, जबकि केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलने के लिए -273 कर लें। सिंपल सी एक बात है कि अगर आपको डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है तब तो करोगे आप +273, और अगर आपको केल्विन को बदलना है डिग्री सेल्सियस में तो आप केल्विन को बदलना डिग्री सेल्सियस में तो आप करोगे -273। सिंपल सीधी सी बात है, यूं समझ लो ट्रिक है, यूं समझ लो कोई हल्का सा सूत्र है। मैंने कहा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना +273 कर दो, केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना -273 कर दो। एग्जाम्पल देखो, 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, ये बोल रहा है डिग्री सेल्सियस को किस में बदलो, केल्विन में बदलो, डिग्री सेल्सियस को किस में बदलो, केल्विन में। ये पहला वाला पॉइंट, डिग्री सेल्सियस को बदलना है केल्विन में तो +273 करना है। हाँ सर, तो देखना आंसर, अपन ये आंसर निकाल के देखते हैं। अपने को दिया हुआ है 35 डिग्री सेल्सियस, ये बोलता है डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना तो 273 कर दो, तो अपन करेंगे 35 + 273, क्या आएगा आपका आंसर, क्या आएगा, केल्विन में आंसर आएगा, और वो कितना आएगा आपका
मैं यूं कहूंगा 308 केल्विन आएगा। क्या आएगा जवानों? 308 केल्विन, ये आपका आंसर है। 273 में आप ये जोड़ दोगे 35 तो क्या आएगा? 308 केल्विन आएगा। नेक्स्ट सवाल आता है उल्टा, इसी बात का उल्टा, ये बोलता है 400 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलो। इस बार सवाल पलट गया, सवाल बोलता है 400 केल्विन है डिग्री सेल्सियस में बदलो, तो आंसर देखना, तो इसका उत्तर देखना। 400 केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो आपके पास में -273 करना होगा। ये है 400 - 273, आपका आंसर जो निकल करके आएगा वो आएगा 127, 127 डिग्री सेल्सियस। क्या आएगा जवानों? 127 डिग्री सेल्सियस, ये आपका आंसर आया। नेक्स्ट एक सवाल आता है, सामान्य शरीर का तापमान होता है, हजारों बार पूछा हुआ सवाल है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स का सबसे चहीता सदाबहार एवरग्रीन क्वेश्चन है, हर बार पूछा जाता है। सामान्य शरीर का तापमान होता है तो भैया डिग्री सेल्सियस में तो होता है 37 डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट में होता है 98.4 डिग्री फारेनहाइट, और केल्विन में होता है 310 केल्विन। तो ये आंसर भी सही है, ये आंसर भी सही है, ये भी सही है। इसका मतलब आपका उत्तर क्या है? चौथा, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट सवाल एक और है थ्योरी का, ये बोलता है निम्न में से ऊष्मा का मात्रक नहीं है। आपको पता है कैलोरी तो है, हाँ, जूल भी है, हाँ, अर्ग भी है, हाँ, तो आपका कौन सा नहीं है? केल्विन नहीं है, ये आपका आंसर चला गया। मैं आपको बता दूं, अपना चैप्टर चल रहा है ताप व ऊष्मा का, टेम्परेचर व हीट का। सिंपल से टॉपिक है, मैंने कहा है कि अपने फिजिक्स में कोई बहुत ज्यादा बर्डन वाली चीजें नहीं आती है। अपन पढ़ रहे हैं ताप व ऊष्मा के बारे में, तो मैंने कुछ ऊष्मा के संचरण की विधियों के बारे में बताया, चालन विधि, संवहन विधि, विकिरण विधि, इनके बारे में अपन स्टडी करी। इनके मैं यूं कहूंगा गोल्डन स्टेटमेंट पढ़े अपन ने, एग्जांपल्स पढ़े। फिर तापमान के लिए बात करी तो तापमान के पैमानों के बारे में डिग्री सेल्सियस, फारेनहाइट, केल्विन, र्यूमर, इनके बारे में बात करी। इनके बीच में संबंध की बात करी, वो फॉर्मूला बताया, याद रखना है सीधा सीधा। फिर मैंने कहा डिग्री सेल्सियस को फारेनहाइट में चेंज करके देखा, तो मैंने कहा चेंज हमेशा उनमें सेम ही आता है। फिर अपन ने बात करी कुछ और एग्जांपल्स, स्पेशल पॉइंट उठाए। मैंने कहा डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलना है +273 कर देना, और केल्विन को डिग्री सेल्सियस में बदलना है तो -273 कर देना। दो एग्जांपल्स उठा लिए इन दोनों पॉइंटों को समझने के लिए। इसने कहा 35 डिग्री सेल्सियस को केल्विन में बदलो, तो आपको पता है डिग्री सेल्सियस है +273 करना है, 35 + 273 आपका क्या आया? 308 केल्विन। और 400 केल्विन है, डिग्री सेल्सियस बदलना, -273 कर दो, 127 डिग्री सेल्सियस आ गया। सामान्य शरीर का तापमान 37 डिग्री सेल्सियस होता है, फारेनहाइट में 98.4 होता है, और केल्विन में 310 होता है, 310 होता है। इट्स मीन्स योर आंसर विल बी ऑल ऑफ दीज, उपरोक्त सभी। फिर आता है निम्न में से ऊष्मा का मात्रक नहीं है, तो कैलोरी है, जूल है, अर्ग है, केल्विन नहीं है, बात खत्म। नेक्स्ट अपन देखेंगे आगे और इससे रिलेटेड कुछ और अवस्था परिवर्तन की बातें या थर्मोडायनेमिक्स की बातें, ऊष्मा गतिकी के बारे में। लेकिन तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, लगे रहें, पढ़ते रहें, मुस्कुराते रहें। धन्यवाद।